Hello everyone. So today we are here to discuss Science Term 1 paper. Myself, Kumar Mundra, Physics Faculty at Academy. I will discuss the physics part of paper. Myself, Dr. Kirti Pardesi, and I will discuss biology part. Myself, Sana Pathan. I will be discussing the chemistry part for the paper. So the first question was for chemistry. यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, आप लोगों को यहाँ पे सोडियम सल्फेट बोला हुआ है. सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है Na2SO4 and it is reacting with the given substance is barium chloride, that is BaCl2. So when they react, they will do double displacement reaction, and in double displacement reaction, the sodium ion will combine with the chloride ion and the solution will be NaCl solution. And the second substance will be barium will combine with sulfate and that will form BaSO4, barium sulfate. And this particular barium sulfate is white in color. So here answer will be C. BaSO4 is white in color, that is C will be the correct answer. Next, question number 2, you can see which of the following ऑक्साइड इज आर सोल्यूबल इन वाटर टू फॉर्म एल्कलीज. तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट आर एल्कलीज. बेसिस जो वाटर में सोल्यूबल होते हैं दे आर कॉल्ड एल्कलीज. सो वी नो दैट मेटल ऑक्साइड्स फॉर्म एल्कलीज. लाइक हियर सोडियम इज मेटल, पोटेशियम इज मेटल, so their oxides will form alkalis. In option this one, second one, sulfur and nitrogen, these are non-metals, so they will not form alkalis, they form acidic oxides. So here option that is the number Na2O and K2O, these will be correct, that is 1 and 3. So 1 and 3 will be this, A option will be correct. Next, here diagram is given. In diagram you can see dilute sulfuric acid is acting with जिंक ग्रैन्यूल्स. एसिड जब मेटल से रिएक्शन करता है वहां पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है. तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस ट्यूब में से हाइड्रोजन गैस कलेक्ट होकर यहाँ पे जो बबल्स बन रहे हैं दीज आर ऑफ हाइड्रोजन गैस. एंड हाइड्रोजन गैस की प्रॉपर्टी आप लोगों को पता होगी, इट बर्न्स विथ पॉप साउंड. सो हियर ऑप्शन नेक्स्ट, here option D will be correct, hydrogen gas which while burning produces a popping sound. क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सोडियम रिएक्ट्स विथ वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस. चारों ऑप्शन में अगर आप देखो तो रिएक्शन तो सेम है, बट यहाँ पे आपको बैलेंस्ड इक्वेशन बतानी है. सो बैलेंस्ड इक्वेशन में क्या करना होता है, हमें लेफ्ट हैंड साइड में नंबर ऑफ एटम्स राइट हैंड साइड के नंबर ऑफ एटम्स से एग्जैक्टली इक्वल होने चाहिए. सो ऑप्शन बी में अगर आप देखो, लेफ्ट हैंड साइड में सोडियम के 2 एटम्स है, राइट हैंड साइड में भी यहाँ पे 2 एटम्स है. नेक्स्ट, हाइड्रोजन के टोटल यहाँ पे 4 एटम्स है, राइट हैंड साइड में भी ये 2 और ये 2, टोटल 4 एटम्स है. एंड इन ऑक्सीजन ऑल्सो 2 and 2. So in option B, all atoms are equal in LHS and RHS. So this is the balanced chemical equation. Next, question number 5 देखिए, which of the options in the given table are correct. यहाँ पे फर्स्ट जो कॉलम है यहाँ पे आपको सोर्स दिया हुआ है और सेकंड कॉलम में एसिड दिया है. तो आपको देखना है कि क्या उस सोर्स में ये एसिड प्रेजेंट होता है या नहीं. जैसे फर्स्ट वाले ऑप्शन में देखना, ऑरेंज के आगे ऑक्सैलिक एसिड दिया है, बट ऑरेंज डजंट कंटेन ऑक्सैलिक एसिड, इट कंटेन सिट्रिक एसिड, सो दिस इज रॉन्ग. नेक्स्ट, सोर मिल्क को लैक्टिक एसिड से कनेक्ट किया है, यस, सोर मिल्क दैट इज कर्ड कंटेन लैक्टिक एसिड, सो हियर 2 इज करेक्ट. नेक्स्ट, एंड स्टिंग के आगे मेथेनोइक एसिड दिया है, मेथेनोइक एसिड इज एन IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ फॉर्मिक एसिड, सो दिस इज आल्सो करेक्ट. एंड टैमरिन को यहाँ पे रिलेट किया है एसिटिक एसिड, विच इज रॉन्ग बिकॉज टैमरिन कंटेन टार्ट्रिक एसिड. सो हियर ऑप्शन 2 and 3 these are correct. You are asked correct option, so 2 and 3 is given in option C. C will be the correct option. Next, here the reaction given is ग्लूकोज इज रिएक्टिंग विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. आप लोगों ने पढ़ा होगा ये बायो में भी, ये रेस्पिरेशन की रिएक्शन है और रेस्पिरेशन एक कंबशन रिएक्शन है विच प्रोड्यूसेस एनर्जी, एंड द रिएक्शन इन विच एनर्जी इज प्रोड्यूस इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन. बिल्कुल इजी क्वेश्चन था वैसे ये. नेक्स्ट,
which of the following statement about the reaction given below are correct? करेक्ट और इनकरेक्ट में भी आप लोगों को थोड़ा ध्यान देना होता है, कई क्वेश्चन में इनकरेक्ट भी ऑप्शन पूछे जाते हैं, तो आपको वहां पे सही से पढ़ना है। जो रिएक्शन दी है दैट इज मैंगनीज डाइऑक्साइड, MnO2 में अगर आप यहाँ पे मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करो तो वो आएगा +4, ओके, और मैंगनीज क्लोराइड में अगर करो तो वो आएगा प्लस, तो यहाँ पे मैंगनीज +4 से +2 में कन्वर्ट हो रहा है, और यहाँ पे आप देख सकते हो इट इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन्स आर गेनिंग बिकॉज पॉजिटिव चार्ज इज डिक्रीजिंग फ्रॉम +4 to +2, और पॉजिटिव चार्ज जब डिक्रीज होगा दैट मीन्स इट हैज गेन्ड इलेक्ट्रॉन, एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। सो यहाँ पे जो दिया है Mn2 इज रिड्यूस्ड इनटू MnCl2, दैट इज करेक्ट। नेक्स्ट फॉर HCl यू कैन सी HCl is converting into Cl2, removal of hydrogen is there, और जब हाइड्रोजन रिमूव होता है उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। सो यहाँ पे 1 and 2 इज करेक्ट, सो यहाँ पे आप चेक करते हो सी ऑप्शन में दिया है 1 and 2 इज करेक्ट, सो ऑप्शन सी विल बी देयर। नेक्स्ट, सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच इज ट्रू फॉर बेसिस। बेसिस का आप लोगों को पता है फॉर टेस्ट दे आर बिटर इन टेस्ट, and for litmus paper they will show blue color. So first option अगर आप चेक करो bases are bitter, ये तो करेक्ट दिया है, but they turn blue litmus red, ये wrong बताया यहाँ पे, so it will not be the answer. Next, bases have a pH less than 7, that is also incorrect because bases have pH more than 7. C option you can check, bases are sour, that is wrong. अभी हमने डिस्कस किया bases are bitter but they change red litmus to blue बोला है, this is wrong because they change ब्लू लिटमस रेड लिटमस टू ब्लू। नेक्स्ट यहाँ पे देखो डी ऑप्शन में आप चेक कर सकते हो, बेसिस टर्न पिंक व्हेन अ ड्रॉप ऑफ फेनोल्फथालीन इज एडेड। आपको पता होगा फेनोल्फथालीन एक इंडिकेटर है, इंडिकेटर ये ऐसा है कि इसको अगर आप एसिड में ऐड करो तो ये कलरलेस रहता है, एंड इन बेस इट शोज पिंक कलर, सो दिस इज द करेक्ट आंसर, बेसिस टर्न पिंक व्हेन फेनोल्फथालीन इज एडेड टू देम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे भी अगेन एक चार्ट दिया हुआ है, यू कैन सी हियर एसिड इज गिवन, बेस, एंड इफ दे रिएक्ट दे विल फॉर्म सॉल्ट। सो आपको पता होना चाहिए कि सॉल्ट का जो नेचर होता है वो उसके पेरेंट एसिड और पेरेंट बेस पे डिपेंड करता है। लाइक अगर एसिड और बेस दोनों स्ट्रॉन्ग है तो जो सॉल्ट बनेगा वो न्यूट्रल होगा, और एसिड और बेस में से एक भी कोई स्ट्रॉन्ग होगा तो उसका नेचर वहां पे उसे सॉल्ट में मिल जाएगा। लाइक आप यहाँ पे फर्स्ट में देख सकते हो HCl और NaOH दोनों स्ट्रॉन्ग है तो इनका सॉल्ट कैसा होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए, बट यहाँ पे बेसिक दिया है, दैट इज रॉन्ग। नेक्स्ट, यहाँ पे कार्बोनिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया है, कार्बोनिक एसिड स्ट्रॉन्ग होता वीक होता है और ये वाला बेस स्ट्रॉन्ग होता है, तो यहाँ पे दोनों का जो सॉल्ट बनेगा ये बेसिक होगा, बट यहाँ पे न्यूट्रल दिया है, सो दिस इज रॉन्ग। यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज स्ट्रॉन्ग, दिस सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग, सो दोनों स्ट्रॉन्ग है तो यहाँ पे सॉल्ट का नेचर क्या आना चाहिए था, न्यूट्रल आना चाहिए था, बट एसिडिक दिया है, सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला ये CH3COOH, तुम्हें नेम्स और फॉर्मूला दोनों लर्न होने चाहिए। सो दिस इज एसिटिक एसिड विच इज वीक एसिड, एंड दिस इज सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। सो वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का जो सॉल्ट बनेगा वो बेसिक सॉल्ट होगा, सो दिस ऑप्शन विल बी करेक्ट। यू आर आस्क्ड करेक्ट ऑप्शन, सो डी विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, it is important to balance a chemical equation to satisfy the law of conservation of mass। सबसे पहले तो आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है वो पता होना चाहिए। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में हम लोग पढ़ते हैं मास कैन बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। इसी स्टेटमेंट को हम कई अदर स्टेटमेंट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम लोग नीचे से शुरू करेंगे। यहाँ पे देखो डी ऑप्शन में डायरेक्ट दिया है मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, जो कि बिल्कुल सही है। यहाँ पे फर्स्ट में देखना द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन आफ्टर द रिएक्शन, दैट इज प्रोडक्ट। सो जब भी कोई रिएक्शन होती है तो रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास कैसा होता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ये सेम होता है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। बी ऑप्शन आप देखो द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन्स द सेम बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन। अगर मास कंजर्व रह रहा है रिएक्शन में दैट मीन्स हर एक एटम कंजर्व रह रहा है। इसी को हमने डाल्टन्स एटॉमिक थियरी में पढ़ा है, एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। सो यू कैन यूज एटम वर्ड और मास वर्ड, एनीवे द बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बट इन सी ऑप्शन यू कैन चेक द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द रिएक्टेंट इज सेम बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन।
तो ऐसे हो सकता है कि अगर केमिकल कंपोजिशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में सेम है तो क्या वो केमिकल रिएक्शन होगी? क्या वो केमिकल रिएक्शन ही नहीं होगी। ठीक है, सो दिस स्टेटमेंट इज एक्चुअली सेंसलेस, सो ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट हियर। ओके, नेक्स्ट आपका बायो का डिस्कशन होगा नेक्स्ट। Question number 11. Question is consider the following statement in connection with the function of blood vessels A and B in the diagram of human heart. So this is diagram of human heart in which we have to find out what is given for A and B. So here labeling A is given. Now we know this vessel is connected to the right ventricle, which is pulmonary artery, and pulmonary artery carries deoxygenated blood. Okay, and B is for the pulmonary vein, and pulmonary vein it passes oxygenated blood to the left atrium. Now let's see what are the options. Blood vessel A, it carries carbon dioxide rich blood to the lungs. Yes, it was pulmonary artery, and pulmonary artery carries carbon dioxide rich blood to the lungs. So this is correct. And blood vessel B, it was pulmonary vein, and it carries oxygen rich blood from the lungs to the left atrium. So this is also correct. Blood vessel B, left atrium relaxes as it receives blood from the blood vessels. No, actually left atrium it gets contracted when it receives the blood from left atrium. So this is wrong. And blood vessel A के बारे में दिया है last option में, right atrium has thick muscular wall as it has to pump blood to this blood vessel. Right atrium has a thick muscular wall. The muscular wall जो होती है ये सबसे ज्यादा left ventricle में होती है. Okay, so what is the correct option? Option A and option A, that is 1 and 2 only. So this is the correct option, option A. Next question is, in living organisms during respiration, which of the following products are not formed if oxygen is not available? This is here they have asked about anaerobic respiration. In anaerobic respiration, we know water is not formed. Okay, though it forms carbon dioxide, but carbon dioxide in the option A is given carbon dioxide and water. Carbon dioxide is formed during the anaerobic respiration in alcohol formation. Okay, but not during the lactic acid formation in a muscle cells. Okay, and water is not formed in both, that is during the anaerobic respiration in a yeast cell and as well as into the muscles. Okay, so this can be the correct answer. Option B is given carbon dioxide and alcohol. No, this both are formed in anaerobic respiration. As in the question it is asked, which of the following products are not formed if oxygen is not available? So they have asked here about anaerobic respiration. So this is correct. Lactic acid and alcohol both are formed in anaerobic respiration. Option C is also correct. These are formed during anaerobic respiration. And option D, it is given carbon dioxide and lactic acid. These are also forming anaerobic respiration. So option A is correct. That is carbon dioxide plus water. Next question. The correct statements with reference to single cell organisms are. इसमें से हमें ढूंढना है कि जो single cellular organisms होते हैं, like we can say amoeba, paramecium, in those organisms, what are the correct statement given here? So first statement is complex substances are not broken down into simpler substances. No, this cannot be the correct. Then option second is given simple diffusion is sufficient to meet the requirement of exchange of gases. Yes, as they are in a direct contact, it is unicellular organism that is in direct contact with the environment. So simple diffusion is sufficient, which is not sufficient into the complex organism, but sufficient into the cellular organism. So this is correct. Specialized tissue perform different functions in the organism. No, they are made up of single cells, so they do not have any specialized tissue to perform any function. So this is wrong. Fourth one is entire surface of the organism is in contact with the environment for taking food. Yes. So that's why option second and fourth is correct. So here option C is correct. Okay. Next question, question number 40. Which among the following is not removed as a product from the body of plants? It is asked. Do these organisms do plants remove resin and gums as waste products? Yes.
urea is removed in human beings. Okay, then dry leaves, yes, and excess water, yes. So which of the following is not removed as a waste product from the body of plants? So what will be the correct answer? The correct answer will be urea. That is the option is correct for question number 14. Now this diagram is given over here, which is from the respiratory system. And this question is which of the following statements are correct in reference to the role of A? So this is A दिया है यहाँ पे जो indicate कर रहा है towards this dome shaped structure which is diaphragm. Okay. Now what is asked here? During a breathing cycle in the human being, तो इसका क्या role है वो हमें बताना है. Let's see in the options. Okay, so it helps to decrease the residual volume of air in the lungs. No, it does not have any relation with this. It flattens as we inhale. When we inhale air, it does get flattened. जब हम relax होते हैं तब ये dome shape में होता है और जब हम inhale करेंगे तब ये flat हो जाएगा. Exhale करेंगे तो वापस ये dome shape में आ जाएगा. ठीक है? So this is wrong. It gets raised. So sorry. First option is it helps to decrease the residual volume of air. This is not related to diaphragm. It flattens as we inhale. Yes, this is correct. Option 3, it gets raised as we inhale. No, when we exhale, it gets raised. And last option, it helps in the chest cavity to become larger. Yes, this is also correct. So, second and fourth statement is correct. So, answer A is correct for question 14. Question 15, it was. Now, question 16, which of the following condition is true for the state of stomata of a green leaf in the given diagram? So this is stomata, this opening is stomata, and actually these are the guard cells, okay, and these are the epidermal cells, the subsidiary cells we can call them as. And option given is option A, large amount of water flows into the guard cells. No. Then option B, gaseous exchange is occurring in the larger amount through the stomata. Yes, stomata के through जो है gaseous exchange होता है larger amount में. Large amount of water flows out from the guard cell. No, stomata does not have any relation with the guard cell, but guard cell does help in the opening and closing of stomata. Okay, and option D, large amount of sugar collects in the guard cells. No, though guard cells they contain chloroplast, but because of chloroplast can have stored sugar in them, but it is not related to stomata. So option B is correct, which is gaseous exchange is occurring in large amount. Now next part is of physics. Okay, so the next question number 17, in which of the following is a concave mirror used? तो हमें पता है कि जो कॉन्केव मिरर है उसका नेचर होता है कन्वर्जिंग, तो हम इसे यूज करते हैं सोलर कुकर में टू कन्वर्ट द लाइट रेज एट अ पॉइंट. नेक्स्ट, a student wants to obtain magnified image of an object AB as on the screen. Which one of the following arrangement shows the correct position of AB for him or her to be successful? तो हमें मैग्नीफाइड एंड इमेज चाहिए स्क्रीन पे. इसका मतलब हमें रियल एंड मैग्नीफाइड इमेज ऑब्टेन करनी है. तो रियल एंड मैग्नीफाइड इमेज इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस we can obtain when object is between f and 2f. So the option C is correct. Next, the following diagram shows the use of an optical device to perform an experiment of light. As per the arrangement shown, the optical device is likely to be. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो पैरेलल लाइट रेज आ रही है वो लाइट रेज एक तो मीडियम को क्रॉस कर रही है, मींस रिफ्रैक्शन हो रहा है, एंड लाइट रेज डाइवर्ज भी हो रही है. तो रिफ्रैक्शन होता है लेंसेज में और डाइवर्जिंग लेंस जो है वो होता है कॉनकेव लेंस. तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, कॉनकेव लेंस. नेक्स्ट, a ray of light starting from air passes through medium A of refractive index 1.5, enters medium B of refractive index 1.33, and finally enters medium C of refractive index 2.42. If this ray emerges out in air from C, then for which of the following pairs of media the bending of light is least? तो यहाँ पर क्योंकि लाइट रेज अपना मीडियम चेंज कर रही है तो यहाँ पर रिफ्रैक्शन का फिनोमेना काम करेगा, और हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जब भी रिफ्रैक्शन होता है तो लाइट रेज अपना पाथ चेंज करती है. तो ये जो एंगल है इसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन.
तो अगर लीस्ट बेंडिंग होना चाहिए तो एंगल आई शुड बी इक्वल टू और नियरेस्ट टू एंगल आर। तो लीस्ट बेंडिंग अगर एंगल आई और आर इक्वल है तो बेंडिंग 0 होगी, बट अगर ये इसके क्लोज है तो एंगल आई और आर जो है वो अगर क्लोज है तो जो बेंडिंग है वो लीस्ट होगी। और हमें पता है कि जो स्नेल्स लॉ होता है साइन आई अपॉन साइन आर विच इज n2 अपॉन n1। तो n2 और n1 जितना क्लोजेस्ट टू 1 होगा उतने ही एंगल आई और आर भी क्या होंगे, क्लोज होंगे। और ये पॉसिबल है जब लाइट एंटर करेगी मीडियम ए से मीडियम बी में, क्योंकि 1.5 इज वेरी क्लोज टू 1.33। सो द ऑप्शन ए बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट में क्या होता है, जो लाइट रेज है वो छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल से स्ट्राइक करती है और डिफ्यूज टाइप का रिफ्लेक्शंस होता है। तो जब स्कैटरिंग होती है तो वहां पर कलर ऑफ द स्कैटर लाइट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द पार्टिकल ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये बिल्कुल करेक्ट है। रेड लाइट इज लीस्ट स्कैटर इन द एटमॉस्फेयर, ये भी है क्योंकि रेड लाइट की जो वेवलेंथ है वो सबसे ज्यादा होती है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट टेक्स प्लेस एज वेरियस कलर्स ऑफ व्हाइट लाइट ट्रेवल्स विद डिफरेंट स्पीड इन द एयर। डिफरेंट स्पीड जो है वो रिफ्रैक्शन के फिनोमेना को डिनोट करता है, बट यहाँ पर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है। तो ऑप्शन सी जो है वो स्कैटरिंग को बिल्कुल भी मैच नहीं करता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। For the diagram shown, according to the new Cartesian sign convention, the magnification of the image formed will have the following specification. यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो मिरर है वो है कॉनकेव मिरर और ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया है बिटवीन पी एंड एफ। जब ऑब्जेक्ट बिटवीन पी एंड एफ होता है तो उसकी इमेज बनती है वर्चुअल एंड एनलार्ज। वर्चुअल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन जो है वो हमेशा प्लस होता है और एनलार्ज इमेज के लिए उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है। तो साइन पॉजिटिव एंड वैल्यू मोर देन 1। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, यहाँ पर एक डायग्राम गिवन है जिसमें एक लाइट रे जो है वो डिफरेंट डिफरेंट मीडियम को क्रॉस कर रही है। ए बी सी 3 मीडियम्स है और हमें ये बताना है कि कौन से एंगल का रिलेशन यहाँ पर फाइंड हो रहा है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि एंगल 2 एंड 3 जो है ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बना रहे हैं और हमें पता है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो है वो हमेशा इक्वल होते हैं। तो हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, in the diagram given below, x and y are the end colors of the spectrum of white light. Which color of the y represent? जो प्रिज्म का डायग्राम है यहाँ पर उसको इन्वर्स करके हमें शो किया गया है। तो हम इसको देख सकते हैं कि ये जो व्हाइट लाइट है ये अगर प्रिज्म नहीं होता तो इस पाथ को फॉलो करती, बट बिकॉज ऑफ प्रिज्म ये जो लाइट है बेंड हुई है और हमें पता है कि इसमें जो लीस्ट डेविएशन होता है वो होता है रेड कलर का और जो सबसे ज्यादा डेविएशन जो है वो होता है वोयलेट कलर का। तो यहाँ पर जो y है वो रिप्रेजेंट कर रहा है रेड कलर को। अब रेड कलर में क्या होता है कि जो रेड कलर है वो उसकी स्केटिंग सबसे कम होती है। तो हम रेड कलर को यूज करते हैं, कलर यूज टू पेंट द डेंजर सिग्नल्स। क्यों? क्योंकि रेड कलर की स्केटिंग सबसे कम होती है तो वो सबसे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, में 25 क्वेश्चन है। दैट इज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज कैटेगराइज्ड एज thermal decomposition reaction. So what is thermal decomposition reaction? The decomposition which takes place due to presence of heat. जिस सब्सटेंस को हम हीट देते हैं फिर वो डिकम्पोज होता है उसे हम थर्मल डिकम्पोजिशन कहेंगे। ऑप्शन ए में अगर आप चेक करो, वाटर इज कन्वर्टिंग इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोलाइसिस होता है ये। ऑप्शन बी और सी को अगर आप देखो तो सिल्वर ब्रोमाइड एंड सिल्वर क्लोराइड यहाँ पे दिया हुआ है। दीज टू substances show decomposition in presence of light, so these are photolysis reaction. But option D में अगर आप देखो, calcium carbonate is converting into calcium oxide and carbon dioxide. This reaction takes place due to heat, so option D is correct here, thermal decomposition. Next, यहाँ पे आपको बोला है consider the pH value of the following acidic samples and you have to write down the decreasing order of their H plus ion concentration. इसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कोई भी सब्सटेंस का पीएच जितना लो होगा उतना हाई H प्लस आयन का कंसंट्रेशन होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शन होते। तो आपको अगर H प्लस आयन का डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है मतलब आपको पीएच का इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है, ठीक है। सो यहाँ पे पीएच वैल्यू को आपको सिर्फ इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है ऑप्शन सी 2143,
that is increasing order of pH you have to write them. Next, यहाँ पे डायग्राम में देखना, टेस्ट ट्यूब में आपको दिया है डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड दिया है, और यहाँ पे एक P सब्सटेंस बताया हुआ है that is added to dilute HCl, and some gas is released which is collected by this tube, and this tube is entering into the test tube which already contain calcium hydroxide solution. So इस टाइप के कई सारे क्वेश्चन आप लोगों ने करे होंगे. यहाँ पे अगर आप ऑप्शंस देखो तो जो P सब्सटेंस है दैट इज रिएक्टिंग विद HCl, आपने फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में अभी देखा कि वो HCl से रिएक्ट करके कुछ एक गैस फॉर्म करता है, एंड दैट गैस इज रिएक्टिंग विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उस गैस की वजह से मिल्की हो जाता है. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कोई भी मेटल कार्बोनेट हो या मेटल बाइकार्बोनेट हो, वो जब एसिड से रिएक्शन करता है तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करती है वो फॉर्म करती है कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट व्हाइट कलर का होता है, वाटर में इनसोल्यूबल होता है, दैट वाटर विल अपीयर मिल्की, दैट वी कॉल इट टर्न्स मिल्की. ठीक है, सो यहाँ पे ऑप्शन डी आ जाएगा. मेटल कार्बोनेट है, एसिड से रिएक्शन करे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी, दैट Q गिवन इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड दैट विल टर्न मिल्की. ओके, नेक्स्ट, यहाँ पे आपको कैल्शियम क्लोराइड कंपाउंड का करेक्ट रिप्रेजेंटेशन पूछा है. सो इस टाइप के रिप्रेजेंटेशन को हम लोग लुईस डॉट रिप्रेजेंटेशन कहते हैं. ठीक है, इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन. तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस स्ट्रक्चर में या आयनिक कंपाउंड के रिप्रेजेंटेशन में हम क्या करते हैं, कटायन को जनरली ऐसे नॉर्मली उसके आयनिक फॉर्म में लिखा जाता है, और जो अनायन होता है उसको इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में लिखा जाता है. लाइक यहाँ पे हम अगर क्लोराइड आयन की बात करें तो क्लोराइड आयन क्लोरीन एटम से बना होगा. क्लोरीन एटम का जो रिप्रेजेंटेशन है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग आपको पता होगा, क्लोरीन का होता है 287. सो उसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो यहाँ पे मैंने डॉट से रिप्रेजेंट करे, और जब ये क्लोराइड आयन में कन्वर्ट होगा इट विल गेन 1 इलेक्ट्रॉन, और जो 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है उसको हम अलग से क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे. सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्लोराइड आयन, एंड हियर 2 chloride will combine with calcium ion because calcium ion has valency 2. So to neutralize them, calcium 2 plus will combine with 2 chloride ions. So option C will be correct. Next, which pair will show displacement reaction? First of all, आपको पता होना चाहिए displacement reaction क्या होती है. More reactive metal always displaces a less reactive metal from its salt solution. रिएक्टिविटी सीरीज आप लोगों ने पढ़ी होगी, वहां पे जो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में अपर साइड में होता है दैट इज मोर रिएक्टिव, जो लोअर साइड में होता है वो लेस रिएक्टिव होता है. ठीक है, सो मोर रिएक्टिव मेटल विल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल. अगर आप यहाँ पे फर्स्ट में चेक करो NaCl सोल्यूशन और कॉपर मेटल बोला है, तो आपको पता है कॉपर इज वेरी लेस रिएक्टिव देन सोडियम, दैट कैन नॉट डिस्प्लेस सोडियम, सो दिस विल नॉट टेक प्लेस. नेक्स्ट, सेकेंड ऑप्शन में AgNO3 सोल्यूशन एंड कॉपर मेटल की रिएक्शन बताई हुई है. So yes, copper is more reactive, that can displace silver from silver nitrate. So this reaction will take place. Option 3 में देखना, aluminium sulfate solution and magnesium metal. Here magnesium metal is also more reactive than aluminium. It can displace aluminium. And zinc sulfate and iron की reaction बताइए. But iron is less reactive. It cannot displace zinc from zinc sulfate. So here only 2 reaction will take place, second and third. So अगर आप ऑप्शन चेक करो तो B में दिया है second and third will take place. It will show displacement reaction. Okay, next, which of the following salt do not have water of crystallization? तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए what are water of crystallization. कोई भी सॉल्ट जो है उसका क्रिस्टल जब फॉर्म होता है तो कुछ वाटर मॉलिक्यूल एसोसिएट हो जाते हैं उसके साथ, उसे हम क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. आप लोगों ने कई सारे फॉर्मूला देखे होंगे कि उसके आगे डॉट देके कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स लिखे होते. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करूं तो यहाँ पे CaSO4 डॉट हाफ H2O, ये फॉर्मूला होता है इसका. ओके, वॉशिंग सोडा का होता है Na2CO3 डॉट 10H2O. सो ऐसे डॉट देके जो वाटर मॉलिक्यूल लिखे हैं वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है. बट अगर आप ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला देखो तो वो होता है CaOCl2, इसमें कोई वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं है. बेकिंग सोडा होता है NaHCO3, इसमें भी कोई वाटर मॉलिक्यूल नहीं है. सो 1 and 4 contain no water of crystallization. So 1 and 4 option D will be correct. Okay, next आपको assertion reason का क्वेश्चन दिया हुआ था. ये ऑप्शन एक बार आप देख लीजिए. A में क्या होता है, A and B both are correct, and A is correct explanation for, sorry, R is correct explanation for A.
बी में होता है ए एंड आर बोथ आर ट्रू, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए। सी में होता है, यहाँ पे एक्चुअली ये प्रिंट नहीं हुआ है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। डी में होता है ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। सो हम लोग इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर 31 है, एसर्शन में आपको दिया है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज यूज्ड एज एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड। तो आपको पता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको हम बेकिंग सोडा भी बोलते हैं, ये एक बेसिक सब्सटेंस होता है जो हम एसिडिटी की ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। सो यहाँ पे जो एसर्शन में दिया है, yes it is also correct because it is basic, it can neutralize the extra acid from our stomach, so it is used antacid. And in R it is given, it is a mild non corrosive basic salt. Yes, it is a salt and it is made up of sodium hydroxide and carbonic acid. Sodium hydroxide is a strong base and carbonic acid is a weak acid, so both of them will combine to form a basic salt. So this is a basic salt and non corrosive, that's why it is used as an antacid. So both are correct and R is correct explanation for A. So option A will be the correct. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 आप देख सकते हो, बर्निंग ए में दिया है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। आप लोगों ने एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस पढ़ी है। एंडोथर्मिक किसे कहते हैं, जहां पे एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, हीट लाइट इलेक्ट्रिसिटी किसी भी फॉर्म में एनर्जी जब एब्जॉर्ब होती है वो एंडोथर्मिक होता है, और जहां पे एनर्जी रिलीज होती है इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक। सो क्लियरली आप यहाँ देख रहे हो बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, बर्निंग कंबशन, anything if we burn that will produce energy, that will release energy, so that is exothermic reaction, not endothermic reaction. So here A is false, that should be exothermic. Next R, methane gas combines with oxygen to produce carbon dioxide and water. If you know the formula of methane, that is CH4, and कोई भी substance जब हम burn करते हैं that burns in presence of oxygen. After burning, carbon combine with oxygen to form carbon dioxide and hydrogen combines with oxygen to form water. So this is correct, that A will be the false statement and R is correct here. So option D will be right here because A is false and R is correct. Okay, next. Question number 33 is of biology. Assertion is nitrogen is an essential element for plant growth and is taken up by plants in the form of inorganic nitrates and nitrites. Yes, they are taken in the form of nitrates and nitrites as desired for the conversion of nitrogen into nitrates and nitrites. Nitrosomonas and nitrobacteria are required. Okay, so this is essential element. This is correct. Assertion is correct. The reason given: the soil is the nearest and richest source of raw material like nitrogen, phosphorus, and other minerals for the plants. But reason is also correct, but it is not correct explanation of the action, as I already explained that nitrates and nitrites are formed by the nitrosomonas and nitrobacter. Okay, so option B will be correct as both of assertion and reason are correct, but reason is not the correct explanation of assertion. Next question number 34, assertion. So this will be, this is of physics, so I will explain this question to you. Question number 35 is of biology again. Assertion, hydrochloric acid helps in the digestion of food in the stomach. Yes, it does help in the digestion of food. How does it help? Reason, what is the reason given? Hydrochloric acid creates an acidic medium to activate protein digesting enzyme. As we know, it activates pepsinogen into the pepsin. So pepsinogen is inactive, it converts into active pepsin. So yes, assertion is correct and reason is also correct, and reason is correct explanation of assertion. So option A will be correct. Okay, next question is again of biology. Okay, a student was asked to write stepwise procedure to this activity of this green plant, and then KOH is given here. As you know, KOH will absorb carbon dioxide in this bale jar. Those both the plants A and B are covered by the bale jar. Okay, so now we have to see the stepwise procedure, and in that we demonstrate that carbon dioxide is necessary for the photosynthesis. So this is the activity which shows that carbon dioxide is necessary for photosynthesis. He wrote the following steps. The wrongly worded state is that we have to find out. Okay, option A, both the potted plants are kept in a room for at least 3 days. Yes, that we do this to discharge the plant. Okay, then this is correct. Bottom of the bale jar is sealed to make them airtight, as we have to make it airtight so that
from the outside, carbon dioxide should not enter into the biochar. So yes, this step is also correct. C, both potted plants are kept in the sunlight after the starch test. No. First of all, we keep the plant in the sunlight, and we'll keep the plant in the dark room. Then we'll take out the plant after some days, and then we'll keep it under the sunlight. After keeping it to the sunlight, after the 6 to 7 hours, we'll do the starch test. So this is wrongly written statement by that student. And option D, a leaf from both the plants taken to the test. A leaf from both the plants is taken to test the presence of starch. So this is correct. So option C is wrongly written. So correct answer is C. Next question. Respiratory structure of two different animals, a fish and a human being, are shown here. So this is fish. These are gills, which helps into the gaseous exchange, and the alveoli in the human beings, which helps in gaseous exchange. So observe A and B and select one characteristic that holds true for both of them. So both of these are true of respiration and for gaseous exchange. Now we have to find out the correct statement which will be for applicable for both fish and human being. So first, both are placed internally in the body of animals. This cannot do for the fish. Yes, for the human beings, the alveoli are internally. B, both have thinner moist surface for gaseous exchange. Yes, both. As we know, any organism, if the organ is for gaseous exchange, it should be thin and moist. So option B is correct. Option C, both are poorly supplied with blood vessels to conserve energy. This is wrong. Any organ which helps in gaseous exchange, it is rich in blood supply. So this is wrong. Option D, in both the blood returns to the heart after being oxygenated. So correct option here is both have thin and moist surface for gaseous exchange. Next question. Observe the diagram of an activity given below. What does it help to conclude when the person exhales into the test tube? So here is a lime water and person is exhaling. You know, when they exhale, carbon dioxide gas is released. Okay. So let's see. Options. Percentage of carbon dioxide is more in inhale air. So when we inhale, we take more of oxygen and not carbon dioxide. Fermentation occurs in the presence of oxygen. Now, in the absence of oxygen, anaerobic respiration fermentation happens. Then C, percentage of carbon dioxide is more in the exhale air. Yes, this is the correct answer. We'll read D option as well. Fermentation occurs in the presence of carbon dioxide. It is not necessary. So option C is correct. Presence of carbon dioxide is more in the exhale air, which is shown by the activity. Okay. Next question. Okay. Question number 39. If a lens can converge the sun rays at a point 20 centimeter away from its optical center, the power of this lens is. जो सनरेज होती है वो पैरेलल होती है और पैरेलल लाइट रेज जो है वो कन्वर्ज होती है एफ पे. मींस ये हमें गिवन है इसकी फोकल लेंथ विच इज 20 सेंटीमीटर. So we can convert in meter, which is 0.2 meter. And we have to find the power of lens. So the power of lens is, we know the formula power is 1 upon f. So here 1 by 0.2 means this is 5. And क्योंकि lens converging है तो power should be plus, so this is plus 5d. So option C plus 5d is the correct answer. Next. The radius of curvature of a converging mirror is 30 centimeter. At what distance from the mirror should an object be placed so as to obtain a virtual image? So in the case of converging mirror, means in case of concave mirror, we can obtain the virtual image when object is placed between P and F. As the radius of curvature is given 30 centimeter, so we know that focal length is radius of curvature by 2, which is 15 centimeter. So if we place the object between P and F, means between 0 to 15 centimeter, it will produce a virtual image. So option D is the correct answer, 0 to 15 centimeter. Next, the length of Question number 41. The length of small intestine in a deer is more as compared to the length of small intestine of a tiger. The reason for this is the correct question is correctly given that the
the length of small intestine in deer is more as compared to the length of small intestine of a tiger. That we know. And what is the reason behind that? That is asked in the question. So first option is option A, mode of intake of food. It is not depend upon the how the organism take the food. But it is depend upon the what type of food organism takes. Okay. So option B is wrong. Mode of intake is not necessary. Type of food consumed, yes. As deer is herbivore, and for the digestion of the cellulose, it requires large length of the small intestine, longer length of the small intestine, and tiger is carnivore, so length of the small intestine is small compared to that of the deer. So type of food consumed is the correct option. We'll read the option C as well. Presence or absence of villi in the intestine, no, it not depend upon that. D, presence or absence of digestive enzymes, no. Option B is correct. Next question. Identify the two components of the phloem tissue that help in transmission of food in plants. First of all, we should know what are the components of phloem. So phloem parenchyma, phloem sclerenchyma, seed tubes, and companion cells. These are the elements of phloem which are there. So now here the question is which are required for the transportation of food in plants. So their function of parenchyma and sclerenchyma is different. Okay. Phloem, parenchyma, and seed tubes. So option A is given parenchyma and seed tubes. No, these are not required for the transportation of food. Option B is given seed tubes and the companion cells. These are required for the transport of food. As first of all, from the food which is prepared into the what we say kitchen of the plant, it enters into the companion cells, then it enters into the seed tubes, and then it is transported to the other parts of the plant. So option B is correct. Phloem, parenchyma, and companion cell. No, parenchyma and sclerenchyma, they don't have the transportation of food. And option B, phloem fibers and seed tubes. No, again the phloem fibers will be the sclerenchyma. So sclerenchyma don't help in transportation of food. So option B is correct here. Okay, next 43. A converging lens forms a 3 times magnified image of an object. 3 times which can be taken on a screen. Means 3 times magnified image and which is obtained on the screen. So it is real image. So we can write here M should be -3. The magnification should be -3. If the full length of the lens is 30 centimeter, because it is converging lens means convex lens, so the focal length also plus and which is 30 centimeter. Then the distance of the object from the lens is. For the distance, we use symbol U. So we have to find the U in this question. So we can use this relation. Magnification is V by U for the lens, which is given -3. So we can write V equals to -3U. If we place the value of V in place, value of 3U in place of U, so we got the answer of U, which is D -40 centimeter. So here the option D is correct. Which of the following statement is not true in reference to diagram as shown above? Here the object is placed at C for concave mirror. When the object is at C concave mirror, it will produce the real inverted and same size image. So if we choose the option image formed is real, it is correct. Image formed is enlarged, it is wrong. पूछा गया incorrect statement, तो यहाँ पर जो image बनेगी वो same size की बनेगी. जो image formed is enlarged is the correct option. Next, in the diagram shown above, N2 and N1, N2 and N3 are refractive indices of the media 1, 2, and 3 respectively. Which one of the following is true in this case? We know the relation between, so from the diagram, we can see that θ1 is greater than θ2 and which is greater than θ3. From the Snell's law, we can say N1 sin I equals to N2 sin R. We can also say N sin theta is constant. So if N is higher, then theta is. So from the relation, we can simply say if θ1 is greater than θ2 and is greater than θ3, then N1 is less than N2 and it is less than N3. So the option is
N2 is greater than N3. Okay, so we got the relation N1 is less than N2 and it is less than N3. So from the relation, we can say the option D is the correct answer. N3 is greater than N1. Next, the refractive index of medium A is 1.5 and that of medium B is 1.33. If the speed of light in air is 3 into 10 to the power 8 meter per second, what is the speed of light in medium A and B respectively? Okay, we know the formula that refractive index of any medium is speed of light in vacuum divided by speed of light in that medium. So here the refractive index is given, so we can use the formula for N 1.5. We can calculate Vm, which is 3 into 10 to the power 8 divided by 1.5, which is 2 into 10 to the power 8 meter per second. So the for first medium A, the speed of light is 2 into 10 to the power 8 meter per second. Now for medium B. For medium B, N is given 1.33. We can put this value 4 by 3. So the Vm is 3 into 10 to the power 8 divided by 4 by 3, which is 9 by 4 into 10 to the power 8, which is 2.25 into 10 to the power 8 meter per second. So the for medium A, speed of light is 2 into 10 to the power 8 meter per second, and for medium B, 2.25 into 10 to the power 8. So option D is the answer. Next, an object of height 4 centimeter is kept at a distance of 30 centimeter from the pole of a diverging mirror. Diverging mirror means a convex mirror. If the focal length of the mirror is 10 centimeter, the height of the image formed is. तो यहाँ पर हमें given है mirror is convex, so U is minus 30 centimeter. U is always negative. H naught, height or size of object is 4 centimeter, and the focal length of mirror is 10 centimeter, which is plus. From the U and F, we can find the V by using mirror formula. 1 by V plus 1 by U equals to 1 by F. If we place the value 1 by V minus 1 by 30 equals to 1 by 10, from here we get the answer V is plus 7.5 centimeter. From the formula of magnification, we can write Hi equals to H naught, which is minus V by U. So HI, we have to find the HI size of image. तो हमें पता है H naught is 4 centimeter, V is plus 7.5 and U is minus 30 centimeter. So we can put all the values. HI divided by 4 minus V is 7.5 and U is 30 minus 30. So we get the HI equals to 1 centimeter. So the option C, HI equals to plus 1 centimeter is correct answer. Question number 48. 50 ml of tap water was taken in a beaker. Hydrochloric acid. Next, hydrochloric acid was added drawback to water. The temperature and pH of the solution was noted. The following graph was obtained. आपको दिया है कि आपने वहाँ पे टैप वाटर लिया है और उसमें HCl ऐड कर रहे हो और जो pH होगा सोल्यूशन का वो आपको चेक करना है. ठीक है, तो ग्राफ एक बार हम लोग देख लेते हैं. यहाँ पे देखना pH ऑफ द सोल्यूशन यहाँ पे इस एक्सिस पे दिया है, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ HCl क्या है. सो जब आप HCl ऐड रहे हो तो यहाँ पर देखना pH की वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है बिकॉज HCl एक एसिड है और एसिड की प्रेजेंस से pH क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. अब हम लोग ऑप्शन चेक करते हैं. फर्स्ट देखना the process of dissolving an acid in water is highly endothermic. ये रॉन्ग है बिकॉज हम लोग करते हैं कि डाइल्यूशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस. ठीक है. सेकंड में देखना the pH of the solution increase rapidly on addition of acid. एसिड के एडिशन से pH डिक्रीज होता है ताकि इंक्रीज. थर्ड में the pH of solution decreases rapidly on addition of acid. Yes, because acid contains H plus ion. Due to addition of H plus ion, the pH will decrease.
actually know the formula pH is minus log of concentration of H plus ion. तो H plus ion का concentration बढ़ने से pH decrease हो जाता है. So 3 is correct here. The pH of tap water was around 7. तो एक बार हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं. यहाँ पे आप ग्राफ अगर देखो तो यहाँ पे pH दिया है स्टार्टिंग में अराउंड 7 जा रहा है. यस. सो यहाँ पे दिस इज आल्सो करेक्ट. So option B is also correct and option 4 and 3 is correct. So यहाँ पे I think कुछ print नहीं हुआ है. 3 and 4 आना चाहिए. Next question number 40 and next जो question है section C में आपको एक कुछ information दी है, एक case दिया हुआ है, उसको study करके आपको next question के answers देने हैं. सबसे पहले हम case 1 देखते हैं. A student took 4 metals P, Q, R, S, carried out an different experiment to study the properties of metal. यहाँ पे one by one हम कहते हैं all metals could not cut with knife except metal R. तो हम लोगों ने पढ़ा है कि metals are generally hard, but some metals are soft like sodium and potassium. These metals are soft. They can be even cut with the knife also, like paneer we cut. Okay, so here metal R can be sodium or potassium. We cannot clearly say here. Next, अगर हम पढ़े metal P combined with oxygen to form an oxide M2O3. For formula, from formula you can see here M2O3 compound is formed. That means that M metal has valency 3 because oxygen has valency 2, metal has valency 3. तो ऐसा कौन सा मेटल है जिसकी वैलेंसी 3 होती है और वो एम्फोटेरिक फॉर्म करता है? सब लोगों को पता होगा. वैसे एल्यूमिनियम एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाता है और एम्फोटेरिक ऑक्साइड का मीनिंग भी पता होगा आप लोगों को. ऐसा ऑक्साइड जो कि एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन करे. तो यहाँ पे हो सकता है जो मेटल P गिवन है दैट इज एल्यूमिनियम. नेक्स्ट रिएक्शन विद वाटर के केसेस पता है आपको. P did not react either with cold water with hot water. देखो मेटल्स की जो रिएक्टिविटी होती है उसके बेसिस पे वो वाटर से डिफरेंट टेम्परेचर पे रिएक्ट करते हैं. हाईली रिएक्टिव मेटल विल रिएक्ट इवन विद कोल्ड वाटर, इवन विद आइस आल्सो. And if the metal is very less reactive, it will react with steam. And moderately reactive metal like magnesium, zinc, such metal will react with hot water, not cold water. So यहाँ पे आपको दिया है कि P did not react either with cold water nor with hot water, that only react with steam. Only वो steam से react कर रहा है, मतलब P कैसा है, बहुत low reactive. Okay. Next Q में देखना, Q reacted with hot water and the metal started floating. क्यों हॉट वाटर से रिएक्शन कर रहा है, कोल्ड वाटर से नहीं कर रहा है, मतलब ये कैसा है, मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल. ओके. आर की अगर हम बात करें, आर रिएक्टेड वायलेंटली विद कोल्ड वाटर. जो हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं वो अभी मैंने बताया कि वो इवन कोल्ड वाटर से भी बहुत फास्ट रिएक्शन करते हैं लाइक सोडियम. ओके. एंड एस डिड नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल. एस ऐसा मेटल है लाइक गोल्ड है, प्लैटिनम है, दे इवन नॉट रिएक्ट विद स्टीम आल्सो. तो यहाँ पे अगर आप रिएक्टिविटी को देखो तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव हमें बताया था वो आर था, जो कि नाइफ से भी कट होता था. ठीक है. उससे कम रिएक्टिव था क्यू, उससे कम रिएक्टिव था आर, और सबसे कम रिएक्टिव यहाँ पे एस में आपको बोला है एस डिड नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल. सो एस इज लीस्ट रिएक्टिव. सो आगे वाले क्वेश्चन में ये काम आएगा कि जो आपको सीक्वेंस पूछा है रिएक्टिविटी का. एक सेकंड यहाँ पे इरेज कर देती हूँ मैं. तो रिएक्टिविटी अगर आप देखो तो ये रिएक्टिविटी का सीक्वेंस होगा. इसके अकॉर्डिंग अब हमें सारे क्वेश्चंस करने हैं. क्वेश्चन नंबर 49 आप देख सकते हो. आउट ऑफ द गिवन मेटल द वन व्हिच नीड्स टू बी स्टोर्ड इन केरोसिन. तो ये मेटल बिल्कुल यूनिक उसकी प्रॉपर्टी है, हाईली रिएक्टिव होता है, वाटर से इसकी डेंसिटी लो होती है, वाटर पे फ्लोट होता है, इसलिए हमें इसे केरोसिन में स्टोर करना पड़ता है. तो ये कौन सा मेटल है? सोडियम मेटल है व्हिच विल बी हाईली रिएक्टिव. सो हाईली रिएक्टिव हियर इज आर. नेक्स्ट, आउट ऑफ द गिवन मेटल द मेटल Q इज. Q का अभी हमने रिएक्टिविटी देखी कि Q इज मोर रिएक्टिव देन P एंड लेस रिएक्टिव देन R. सो यहाँ पे अगर हम लोग चेक करें तो यहाँ पे आयरन और जिंक बोला है जो कि कैसे हो गए, लेस रिएक्टिव हो गए. तो ये ऑप्शन भी नहीं आएगा.
पोटेशियम मोर रिएक्टिव है, ठीक है, देन एल्यूमिनियम. सो यहाँ पे मैग्नीशियम आ जाएगा. मैग्नीशियम विल बी द मेटल विच इज Q. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 देखना. मेटल विच फॉर्म एम्फोटेरिक ऑक्साइड. एम्फोटेरिक ऑक्साइड अभी हमने डिस्कस किया था. लाइक एल्यूमिनियम विल फॉर्म Al2O3. It reacts with acid as well as base. So it will be aluminium, that is, एक बार हम लोग फिर से चेक कर लेते हैं. एम्फोटेरिक ऑक्साइड यहाँ पे आपको बताया था the metal P combined with oxygen to form amphoteric oxide. So metal P will be the answer. The increasing order of the reactivity for four metals, अभी हमने यहाँ पे reactivity लिखी थी, सेम यही है, PQR, and more less reactive will be S. So option C will be correct here. Next. Next case study is of biology, and figure is shown in the next page. What is case study? The figure shown below represents a common type of dialysis called hemodialysis, which is used like artificial kidney, we call it as. It removes waste products from the blood, such as excess salts and urea, which are insufficiently removed by the kidney in a patient with a kidney failure. So persons who are suffering from kidney failure, okay, they are on the hemodialysis procedure, okay, as their kidney does not remove these substances naturally, so this is used for them. During the procedure, the patient blood is cleaned by filtration through a series of semi-permeable membranes before being returned to the blood of the patient. On the basis of this, answer the following question. So this question is same, this figure is given in our NCERT. अगर आपने NCERT अच्छे से पढ़ी होगी तो ये exact जो picture है वो वहाँ पे दिया हुआ है. In this is a patient from the artery, blood is taken out and the blood is passing through the tubes which are made up of the semi-permeable, right? And the blood is getting filtered here. Here the white structure you can see it. This contain the dialysing solution and the blood is passing through this tubes, okay? And then what we can say, fresh dialysing solution is added up and the used dialysing solution is taken out, okay? And then from the vein, this filtered blood is again it's passing through into the patient's body, okay? Now what the questions are related to this? So this is artificial kidney basically, which is the procedure is called as hemodialysis in the persons in which kidneys fail or not working properly, okay? Now see what are the questions. The hemodialyzer has a semi-permeable lining of the tubes which helps to. So about the tubes we have to find out the correct option. Tube से related क्या correct option है? It maintains the osmotic pressure of the blood. Actually the hemodialyzing solution, the osmotic pressure of that solution is equal to the what we can say osmotic pressure of our blood. So this is incorrect. This is not related to tubes. And option B, to filter nitrogenous waste from the dialysing solution. Option C, in passing the waste products in the dialysing solution. Yes, the hemodialysing tubes, they are used for passing the waste products into the dialysing solution. Option D, to pump the purified blood back into the body of the patient. So for that tube is used, which is attached to the vein. So option C is correct. Let me pause that one. Okay, next question, 54. Which one of... So according to the explanation, option C is correct. In passing the waste products in the dialysing solution. So that is the correct answer. Option C is correct. Okay. Question number 54. Which one of the following is not a function of artificial kidney? ऐसे कौन सा function है जो artificial kidney perform नहीं कर सकती और सिर्फ natural kidney जो है वो perform कर सकती है? To remove nitrogenous waste from the blood. Yes, this can be done by the artificial kidney. Option B, to remove excess fluid from the blood. Yes, this can be performed by the artificial kidney. Option C, to absorb the essential nutrients from the blood. No, this cannot be performed by the artificial kidney. This can be done by the only natural kidney. And B, to filter and purify the blood. This can be also done. So option C is the function which
which is not performed by the artificial kidney. Okay, question number 55. The used dialysing solution is reaching the solution now, which is coming from the dialysing from the tubes into the solution. So obviously it will contain the nitrogenous waste products and excess of salts or vitamins, substances like that. Okay, so the used dialysing solution is rich in urea and excess salt. Yes, this is correct option. What is option B? Blood cells. No, blood cells can never be passed through the tubes, and so that naturally also through our kidney also they do not pass the blood cells. So this is wrong. Lymph, no, and proteins, no, this is also incorrect. So option A is correct. Okay. Question number 56. Which part of the nephron in a human kidney serves the function of reabsorption of certain substances? The substances which are useful for our body are being what we can say transported through the excretory system out of our body. So we have to find out the part of the kidney which helps into the reabsorption of the useful substances. Glomerulus, इसका function होता है ultrafiltration, तो ये नहीं है. Bowman's capsule, again the function will be included into the ultrafiltration, so this is also wrong. Tubules, yes, kidney tubules like PCT, DCT, Leukophilin, they help into the reabsorption of the certain substances, so this is the correct answer. Collecting tubule, no, this connect the waste substances from the different nephrons. So this option C is correct. Okay, next case for physics. A compound microscope is an instrument which consists of two lenses L1 and L2. The lens L1 called objective forms a real inverted and magnified. Okay, so हमें एक hint given है कि जो lens L1 है वो real inverted and magnified image form कर रहा है. हमें पता है कि real inverted images जो है वो केवल एक ही लेंस फॉर्म करता है और वो लेंस है convex lens. So L1 is the convex lens. Image of the given object. This serves as the object for the second lens L2. L1 जो इमेज बनाएगा वो L2 के लिए एज ए ऑब्जेक्ट बिहेव करेगी एंड उस लेंस को हम बोलते हैं आईपीस. द आईपीस फंक्शंस लाइक अ सिंपल माइक्रोस्कोप और मैग्नीफायर. इट प्रोड्यूसेस द फाइनल इमेज व्हिच इज इन्वर्टेड विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट. मींस ओरिजिनल ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इन्वर्टेड इमेज बनाएगा. तो इन्वर्टेड इमेज तो L1 ने बना दी है, इसका मतलब L2 जो इमेज बनाएगा वो इरेक्ट ही होगी. और विच इज द एनलार्ज एंड वर्चुअल इमेज. सो L2 जो इमेज बनाएगा वो वर्चुअल होगी और एनलार्ज होगी. तो हमें यहाँ से L1 और L2 के बारे में क्लियर हो रहा है कि जो L1 है वो रियल इन्वर्टेड मैग्नीफाइड इमेज बना रहा है. मींस L1 इज ए कॉन्वेक्स लेंस एंड L2 जो है वो वर्चुअल एनलार्ज इमेज बना रहा है. वर्चुअल एनलार्ज इमेज जो है वो कॉन्वेक्स लेंस ही बनाता है व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन O एंड F. सो हियर इज द L1 एंड L2 बोथ आर द कॉन्वेक्स लेंस. So from this paragraph, we can give the answer of following questions. What type of lenses must be L1 and L2? अभी हमने चेक किया कि L1 and L2 दोनों जो है convex type के लेंस है. So option B, L1 and L2 both are convex lens. What is the value and sign of the magnification according to the new Cartesian sign convention of the image formed by L1? क्योंकि L1 ने इमेज बनाई है रियल इन्वर्टेड एंड एनलार्ज इमेज. सो रियल इन्वर्टेड के लिए साइन होता है नेगेटिव एंड एनलार्ज के लिए साइन होता है ग्रेटर देन 1. सो वैल्यू इज मोर देन 1 एंड साइन इज नेगेटिव. सो वैल्यू इज मोर देन 1 एंड साइन इज नेगेटिव, विच इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, what is the value and sign of, according to the new Cartesian sign convention, magnification of the image formed by L2? हमने अभी देखा था कि L2 से जो इमेज बनी है वो बनी है वर्चुअल एंड एनलार्ज इमेज. Virtual means M is positive and enlarged means the value is greater than 1. So the value is more than 1 and sign is positive. So the option B is the correct. Value is more than 1 and sign is positive. Next, if power of the eyepiece L2 is 5 diopters and it forms an image at a distance of 80 centimeter from its optic center, at what distance should the object be? So यहाँ पर हमें power given है. So from the power we can find the focal length. So the focal length is 1 upon power and it is 1 by 5 means 0.2 meter. So we can convert in centimeter, it is 20 centimeter. So we have the value of focal length 20 centimeter and for convex lens it is positive. Now we have also given image at a distance of 80 centimeter. So the distance of image from lens is V. And V is 80 centimeter in this case
And because it is the virtual image, or for lens the virtual image is negative minus, so V is minus 80. So we know the value of focal length and the V, which is image position. So we can find object position by using the lens formula, which is 1 by V minus 1 by U equals to 1 by F. If we put the value of V and F and solve, then we get the answer of V, which is 16 centimeter. Numerically, we will get the minus 16. So minus represent the direction and value is the 16 centimeter. So option B is the correct answer. Okay, thank you very much. So guys, thank you for watching this video. Now please subscribe this channel for more updates and more videos. Thank you.